सरकार का खजाना ऑलमोस्ट खाली हो जाना, देश के पास केवल 3 हफ्ते के आयात का पैसा होना, सरकार का सोना गिरवी रखकर देश की इकोनॉमी को बचाना, वित्त मंत्री का हीरो की तरह उभरना, ये सब घटनाएं किसी फिल्मी स्टोरी की तरह लगती हैं। लेकिन देश में एक ऐसा भी दौर आया था जब गजब की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता थी। प्रधानमंत्री तक की साख मिट्टी में मिल गई थी। सोचिए, खुद प्रधानमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे, सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, आए दिन सरकारें और प्रधानमंत्री बदल रहे थे। ये दौर था गठबंधन सरकारों का और विश्वास और अविश्वास प्रस्तावों का। इस समय इतना अस्थिर माहौल था कि केवल 12 महीनों के अंदर देश ने 4 प्रधानमंत्री देख लिए थे। इस दौर में देश ने अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार भी देखी थी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज के चुनावी तर्कश की दिलचस्प कहानी। अंत तक बने रहिए, आपको जानने को बहुत कुछ मिलेगा। फरवरी 1991 में जब चंद्रशेखर साहब की सरकार थी, तब मूडीज रेटिंग एजेंसी ने भारत की बॉन्ड रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया था। इसके कारण आईएमएफ ने भारत को ऋण देना बंद कर दिया और वर्ल्ड बैंक ने भी अपनी सहायता बंद कर दी। जैसे आज की डेट में बारिश की कमी और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कुआं, तालाब, नदी सब सूख रहे हैं, वैसे ही 1991 तक विदेशी मुद्रा भंडार इस हद तक सूख गया कि भारत के पास मुश्किल से 3 हफ्ते के आयात का पैसा बचा हुआ था। जनवरी 1991 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.2 बिलियन डॉलर था और जून तक आधा हो गया था। बड़ी मुश्किल घड़ी थी। अब सरकार हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकती थी। भारत सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और भारत के 67 टन सोना को गिरवी रख दिया आईएमएफ के पास और आईएमएफ से 2.2 बिलियन डॉलर की रकम हासिल की। ऐसे ही भारतीय रिजर्व बैंक ने 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में और 20 टन सोना यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में गिरवी रखा, जिससे 600 मिलियन डॉलर जुटाया गया। बहरहाल 1991 के चुनाव हुए और चंद्रशेखर साहब की सरकार गिर गई। उदय हुआ पीवी नरसिम्हा राव का। पीवी नरसिम्हा राव 21 जून 1991 को प्रधानमंत्री बने और डॉक्टर मनमोहन सिंह को बनाया वित्त मंत्री। नरसिम्हा राव ने अपने कार्यकाल में देश को एलपीजी दिया था। खाना बनाने वाले गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं था, बल्कि देश को मजबूत बनाने वाला एलपीजी। नरसिम्हा राव सरकार ने कई आर्थिक सुधार शुरू किए, जिन्हें सामूहिक रूप से कहते हैं एलपीजी। हिंदी माध्यम से यूपीएससी की तैयारी करते हैं आप, तो स्टडी IQIS हिंदी के प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच यानी P2I बैच के बारे में तो जानते होंगे। अगर नहीं जानते तो मैं बताता हूँ। देखिए, P2I बैच में मिलता है 1000 घंटों से ज्यादा की लाइव क्लासेस, पीटी और मेंस के लिए टेस्ट सीरीज, क्रैश कोर्स, डेली करंट अफेयर्स और सीसेट क्लासेस, हर विद्यार्थी के लिए पर्सनल मेंटर, डेली आंसर राइटिंग, पीटी पास करने पर निःशुल्क आवासीय कार्यक्रम ज्वाइन करने जैसे बहुत सारे फीचर्स। तो अमृत लाइव कोड यूज कीजिए। 10 जून से शुरू हो रहे बैच में लीजिए एडमिशन। और कोई कंफ्यूजन हो तो amrit@studyiq.com पर मेल कर दीजिए मुझे। एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नो डाउट 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद से भारत ने बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ की है, लेकिन आर्थिक सुधारों के कर्णधार, मसीहा और हीरो रहे नरसिम्हा राव की किस्मत में एक तरफ यश लिखा हुआ था और दूसरी तरफ बदनामी। एक ही जीवन में इन्हें सब कुछ देखना पड़ा। दरअसल नरसिम्हा राव पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लग गए थे। 90 की शुरुआत में सबसे शुरुआती आरोप लगाया एक फेमस स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता ने। आपने हर्षद मेहता पर बेस्ड वेब सीरीज भी जरूर देखी होगी। हर्षद मेहता ने अपने वकील राम जेठमलानी के माध्यम से खुलासा किया था कि उन्होंने अपने खिलाफ चल रहे मामलों को बंद करने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। ऐसा पहली बार हुआ था जब प्रॉपर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किसी व्यक्ति ने सीधे पीएम पर आरोप लगाए थे। जाहिर है खुलासे से हड़कंप मच गया। प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की इमेज खराब हुई। फिर देश ने 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढहा देने वाली घटना देखी। देश में हिंसा और सांप्रदायिकता फैल रही थी। कुछ टाइम के बाद आर्थिक संकट और सांप्रदायिकता के मुद्दे पर राव सरकार के खिलाफ लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तारीख थी 26 जुलाई 1993। तब लोकसभा में 528 सीटें थी, यानी बहुमत के लिए 264 सांसदों की जरूरत थी। लेकिन उस समय राव सरकार के पास थे 251 सांसद। हिसाब लगा लीजिए, बहुमत से 13 सांसद कम। विपक्ष को लगा कि सरकार गिर जाएगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अचानक से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए। हुआ यूं कि विपक्ष के 14 सांसदों ने नरसिम्हा राव की सरकार के समर्थन में वोट कर दिया। इस प्रकार नरसिम्हा राव सरकार बचा ले गए।
लेकिन इस घटना के करीब 1 साल बाद ऐसी खबरें आई कि जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और जनता दल अजित के कुछ सांसदों ने नरसिम्हा राव सरकार के समर्थन में वोट करने के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से मोटी रिश्वत ली। नरसिम्हा राव पर और भी आरोप लगे। कुल मिलाकर नरसिम्हा राव को उस समय भ्रष्टाचार का पर्यायवाची माना जा रहा था और उनकी साख को एक गहरा झटका लगा था। एक शेर है जो नरसिम्हा राव पर एकदम फिट बैठ रहा है, बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर वक्त खतरे में रहती है। लेकिन इसी समय सूर्य उदय हो रहा था बीजेपी का। बीजेपी नेता लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था। देश में सांप्रदायिकता के आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा था और आने वाले थे 1996 के लोकसभा चुनाव। अब हम सीधे पहुंचते हैं 1996 के लोकसभा चुनावों में। यह चुनाव ऐतिहासिक था। इस चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। क्यों कह रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि इस चुनाव से बीजेपी को पहली बार केंद्र में सत्ता मिली। कहानी को आगे बढ़ाएं उससे पहले इस चुनाव के कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को देख लेते हैं। 11वीं लोकसभा का चुनाव 27 अप्रैल से 7 मई 1996 के बीच हुआ था। 543 सीटों के लिए कुल 13,952 उम्मीदवार मैदान में थे। कुल वोटर्स थे 59.25 करोड़। चुनाव में 7.67 लाख से ज्यादा मतदान केंद्र थे। 59.25 करोड़ वोटर्स में से 34.33 करोड़ लोगों ने यानी कुल 57.94% ने वोट डाले थे। बहरहाल रिजल्ट आया और रिजल्ट चौंकाने वाला था। कांग्रेस ने कुल 140 सीटें जीती। इस चुनाव में कांग्रेस का आजादी के बाद से सबसे खराब प्रदर्शन था। इनफैक्ट ये प्रदर्शन 1977 के चुनाव से भी गया गुजरा था, जब देश में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए थे। कांग्रेस आई अपने परंपरागत गढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार में लगभग खत्म हो गई। खैर, राजनीतिक पंडितों और समीक्षकों ने इस खराब परिणाम के लिए प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की व्यक्तिगत अलोकप्रियता और पार्टी में चल रही कई आंतरिक फूट को जिम्मेदार ठहराया। अब दूसरी पार्टीज की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। दूसरी पार्टीज की बात करें तो जनता दल ने 46 सीटें जीती थीं, सीपीआई-एम ने 32, डीएमके और समाजवादी पार्टी ने 17 सीटें, सीपीआई ने 12 और बहुजन समाज पार्टी ने 11 सीटें जीती थी। एक्स प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने आंध्र प्रदेश के नांडियाल और ओडिशा के बरहामपुर में जीत हासिल की। बरहामपुर सीट को बरकरार रखा। बसपा के कांशीराम होशियारपुर से, समता पार्टी के चंद्रशेखर बलिया से, जनता दल की मेनका गांधी पीलीभीत से और बीजेपी की विजया राजे सिंधिया और उनकी बेटी वसुंधरा राजे क्रमशः गुना और झालावाड़ से जीतकर लोकसभा पहुंची थी। इसके अलावा मुलायम सिंह यादव, जो 3 साल से कुछ अधिक समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, पहली बार लोकसभा पहुंचे। एक्स डकैत फूलन देवी भी मिर्जापुर से सपा की सांसद बन गई। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद हुए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का फायदा उठाते हुए 161 सीटों के साथ बीजेपी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। बीजेपी ने अविभाजित उत्तर प्रदेश में 85 में से 52 सीटें जीती और अविभाजित मध्य प्रदेश में 40 में से 27 सीटें जीती। इस चुनाव में एक और दिलचस्प ट्रेंड देखने को मिला। स्क्रीन पर जरा कांग्रेस और बीजेपी को मिले वोट्स को देख लीजिए। कांग्रेस को कुल वोट्स का 28.8% मिला और बीजेपी को कुल वोट्स का 20.29% ही मिला, लेकिन बीजेपी को मिल गए सीट 161। बहरहाल अब देश को इंतजार था एक नई सरकार का। आपने एक फैक्ट पर गौर किया होगा कि इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। बीजेपी ने 161 सीटें जरूर जीती थीं और सबसे बड़ी पार्टी जरूर बन गई थी, लेकिन अपना बहुमत साबित करने लायक सांसद बीजेपी के पास नहीं थे। इस चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस। कांग्रेस को 140 सीटें मिली थीं, लेकिन कांग्रेस ने पहले ही डिसीजन ले लिया था कि वो सरकार नहीं बनाएगी। कांग्रेस ने ऐसा डिसीजन इसीलिए लिया था क्योंकि चुनाव से पहले ही कांग्रेस में दरार पड़ गई थी, फूट पड़ गई थी। कई नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। खैर, कांग्रेस में ये टूट फूट कोई नई बात नहीं है। पहले लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने ये देखा था कि आपसी मनमुटाव और विचारधारा में अंतर के कारण उस समय भी कई कांग्रेसी नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियां बना ली थी। दूसरों की बात क्या ही करें, बाद में खुद इंदिरा गांधी ने भी अपनी नई कांग्रेस बना ली थी। खैर, इस बार हुई फूट में एनडी तिवारी ने ऑल इंडिया इंदिरा कांग्रेस तिवारी, माधवराव सिंधिया ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस, जीके मूपनार और पी चिदम्बरम ने तमिल मनीला कांग्रेस बना ली थी। इस लोकसभा चुनाव की एक खास बात और थी, क्षत्रिय पार्टियों का दबदबा। आप ये भी कह सकते हैं कि इसी लोकसभा चुनाव से क्षत्रिय दलों ने देश की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनानी शुरू कर दी थी।
इस समय बिना क्षत्रिय दलों को खुश किए सरकार बनाना मुश्किल था। यह हम कैसे कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस लोकसभा चुनाव में ज्यादातर सीटें क्षत्रिय पार्टियों के पास चली गई थीं, यानी कुल 543 में से 129 सीटें क्षत्रिय दलों ने फतह कर ली थी। अब दुविधा देखिए, इस चुनाव में 8 नेशनल पार्टीज, 30 स्टेट पार्टीज और 171 रजिस्टर्ड पार्टीज ने चुनाव लड़ा। कुल 13,952 प्रत्याशी मैदान में थे और देश के इतिहास में पहली बार उम्मीदवारों की संख्या 10,000 के पार पहुंच गई थी। लेकिन फिर भी किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया। बहुमत के लिए 272 सीटों की जरूरत थी। स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाने के कारण देश के सामने एक बड़ा राजनीतिक संकट खड़ा हो गया। अब देश के सामने सवाल था कि भाई सरकार बनाएगा कौन, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। ऐसे ही सिचुएशन में राष्ट्रपति की शक्तियां काम आती हैं। ऐसी ही सिचुएशन यानी जब लोकसभा में किसी भी पार्टी के पास बहुमत ना हो या पीएम की अचानक मौत हो जाए और कोई उत्तराधिकारी ना हो, तब राष्ट्रपति अपने विवेक से बिना किसी मंत्रिपरिषद की सलाह के प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकता है। इस समय राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा 1992 में राष्ट्रपति बने थे। राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया और इस तरह 16 मई 1996 को अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी की राह पॉलिटिक्स में मुश्किलें कम नहीं थी जनाब। एक आग का दरिया था और डूब के जाना था। देखिए, संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसके पास बहुमत हो। क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत नहीं था, इसलिए 16 मई को शपथ लेने के बाद नए प्रधानमंत्री को संसद में बहुमत साबित करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया गया। 27 मई को वाजपेयी साहब ने लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया। अब विश्वास प्रस्ताव की खास बात यह है कि यह प्रस्ताव सरकार की तरफ से ही लाया जाता है, जिससे वो साबित कर सके कि उनके पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त बहुमत है। विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में मतदान होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में हैं और कितने विपक्ष में। अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते हैं तो सरकार को कोई खतरा नहीं होता। फिर क्या था, बीजेपी लग गई अपने लिए बहुमत का जुगाड़ करने में। 161 से 272 का आंकड़ा जुटाना मुश्किल तो है, ये बीजेपी अच्छी तरह जानती थी। फिर भी जसवंत सिंह और प्रमोद महाजन जैसे तिकड़मी माने जाने वाले नेताओं को संख्या बल जुटाने का काम सौंपा गया। लेकिन दिक्कत यह थी कि बाबरी मस्जिद विवाद के बाद बीजेपी की इमेज कट्टर सांप्रदायिक बन चुकी थी। बीजेपी के साथ सिर्फ हरियाणा विकास पार्टी, समता पार्टी, शिवसेना, अकाली दल ही खड़े थे। बीजेपी ने क्षत्रिय पार्टियों और मुस्लिम पार्टी से समर्थन मांगा ताकि गठबंधन बन जाए, लेकिन बात नहीं बनी। लिहाजा साम दाम दंड भेद लगाने के बाद भी पार्टी 194 के आंकड़ों तक ही पहुंच पाई। बहरहाल संसद में 2 दिनों की बहस के बाद यह साफ हो गया कि प्रस्ताव तो पारित कतई नहीं होगा। फिर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सदन को बताया कि वे अपने विरोधियों की संख्या के आगे झुक गए हैं, लेकिन जब तक बड़ा राष्ट्रीय उद्देश्य हासिल नहीं हो जाता वो चैन से नहीं बैठेंगे। आपने ये आइकॉनिक वीडियो जरूर देखा। मैं अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति महोदय को देने जा रहा हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, मैं अपना इस्तीफा सौंपने राष्ट्रपति के पास जा रहा हूं, और सदन से बाहर चले गए। इस तरह अटल बिहारी जी कुल 13 दिन पीएम बन पाए और उनकी 13 दिवसीय सरकार समाप्त हो गई। लेकिन अभी भी मामला फंसा हुआ था। सवाल अभी फिर से यही था कि भाई सरकार अब किसकी बनेगी। आपको हमने बताया कि इस चुनाव में जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंदिरा, इसने भी सरकार बनाने से साफ मना कर दिया था। अब तक बीजेपी विरोधी 13 दलों का संयुक्त मोर्चा बन चुका था। अब दूसरी पार्टीज की बात करें तो कुछ मेन पार्टीज में से एक थी जनता दल। लेकिन जनता दल के बड़े नेता और एक्स पीएम वीपी सिंह ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। अब एक और मेन पार्टी थी सीपीआईएम। सीपीआईएम के बड़े नेता और पश्चिम बंगाल में तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु को भी पीएम चेहरे के तौर पर देखा जा रहा था, लेकिन पार्टी पोलित ब्यूरो ने इसका समर्थन करने से इनकार कर दिया। पार्टी पोलित ब्यूरो यानी कम्युनिस्ट पार्टियों की कार्यकारी समिति। बाद में ज्योति बसु ने एचडी देवगौड़ा को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में प्रेजेंट किया। एचडी देवगौड़ा जनता दल के नेता थे। ये आइडिया सबको जम गया। हालांकि देवगौड़ा की पार्टी को लोकसभा चुनाव में महज 46 सीटें ही मिली थी, लेकिन इसके बाद भी वो जैसे तैसे 13 दलों के समर्थन को हासिल करने में कामयाब हो गए। इस तरह कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़कर देवगौड़ा साहब ने कुनबा जोड़ा। अब देश को मिली जनता दल और अन्य छोटे दलों से मिलकर बनी संयुक्त मोर्चा गठबंधन सरकार, जिसके प्रधानमंत्री थे एचडी देवेगौड़ा।
खास बात यह है कि जब देवगौड़ा ने 1 जून को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी तब वे संसद के सदस्य तक नहीं थे, बल्कि उस समय कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे। बाद में सितंबर में देवगौड़ा की एंट्री संसद में राज्यसभा के जरिए हुई। अब गठबंधन की सरकार थी तो पोर्टफोलियो बांटते टाइम गठबंधन दलों को सेटिस्फाइड तो करना ही पड़ता है। यही रीत चली आ रही थी। इस तरह देवगौड़ा की सरकार में कई कद्दावर नेताओं को मंत्री बनाया गया, जैसे मुलायम सिंह यादव रक्षा मंत्री बन गए, पी चिदंबरम वित्त मंत्री बने, सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता और चतुरानंद मिश्रा क्रमशः गृह मंत्री और कृषि मंत्री बने। इसके साथ ही डीएमके के मुरासोली मारन को उद्योग विभाग दिया गया और आई के गुजराल साहब, रामविलास पासवान और जनता दल के एसआर बोम्मई को क्रमशः विदेश, रेलवे और मानव संसाधन विकास विभाग दे दिए गए। एक खास बात और कि देवगौड़ा के संयुक्त मोर्चे की सरकार के पास लोकसभा में बहुमत नहीं था, लेकिन इस संयुक्त मोर्चा सरकार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा बाहरी समर्थन दे रही थी। अगर आपको नहीं पता कि बाहरी समर्थन क्या होता है तो आपको बता दें कि बाहर से समर्थन का मतलब है कि सरकार या मंत्रिमंडल में शामिल हुए बिना अपना समर्थन देना। आमतौर पर विरोधी पार्टी की सरकार न बन पाए, इसके लिए कई बार ऐसी सरकारों को समर्थन करना पड़ता है जिनके विचारधारा उस पार्टी से नहीं मिलती। ऐसा ही समर्थन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंदिरा संयुक्त मोर्चा सरकार को दे रही थी। खैर, एचडी देवगौड़ा ने जून 1996 से अप्रैल 1997 तक भारत के 11वें प्रधानमंत्री के तौर पर काम किया। इसके बाद देवगौड़ा साहब की सरकार भी गिर गई। क्यों गिर गई? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस ले लिया गया, जिसके बाद देवगौड़ा की गठबंधन सरकार अल्पमत में आ गई। प्रधानमंत्री देवगौड़ा को अटल बिहारी की तरह ही विश्वास प्रस्ताव पेश करना पड़ा। जब लोकसभा में विश्वास मत प्रस्ताव रखा गया तो देवगौड़ा की सरकार के पक्ष में महज 158 सदस्यों ने वोट किया, जबकि विरोध में पड़े 292 वोट। अब फिर देश सरकार विहीन हो गया। फिर वही यक्ष प्रश्न घूम कर आ गया, अब किसकी सरकार, कौन बनेगा पीएम? आगे देखते हैं क्या होने वाला है। इस समय कांग्रेस की बागडोर सीताराम केसरी के हाथ में थी। केसरी 1 दशक से भी अधिक समय तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे थे। इसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव ने जब सितंबर 1996 में कांग्रेस अध्यक्ष का पद छोड़ दिया, तब 3 जनवरी 1997 को सीताराम केसरी सर्वसम्मति से कांग्रेस अध्यक्ष चुन लिए गए। देवगौड़ा की सरकार गिरने के बाद केसरी ने कहा कि वे नए नेता के नेतृत्व में एक और संयुक्त मोर्चा सरकार का समर्थन करने को तैयार हैं। अब ये नया नेता कौन होगा, ये सवाल राजनीतिक गलियारों में घूम रहा था। पीएम बनने की लिस्ट में सबसे आगे थे मुलायम सिंह यादव और जीके मूपनार। ये वही मूपनार थे जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी तमिल मनीला कांग्रेस बना ली थी। खैर, मुलायम सिंह यादव और जीके मूपनार की दाल नहीं गल पाई। यहां आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताते हैं। एक नेता हुए थे हरकिशन सिंह सुरजीत। ये सीपीआई-एम के नेता थे। इन्होंने इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू में इन्होंने एक बहुत बड़ा खुलासा किया था कि मुलायम सिंह यादव को लालू प्रसाद यादव और शरद यादव ने प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। ऑन अ लाइटर नोट, मुलायम सिंह यादव शायद सही कह रहे होंगे, धोखा दिया अपनों ने, गैरों में कहां दम था, अपनी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी कम था। कुल मिलाकर 10 दिन ये कौन बनेगा प्रधानमंत्री का ड्रामा चला। ड्रामे का ग्रैंड फिनाले हुआ आई के गुजराल साहब के नाम के साथ, क्योंकि आई के गुजराल बन गए थे गठबंधन की पसंद। एक बार फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी। इस बार फिर संयुक्त मोर्चा की सरकार को कांग्रेस ने समर्थन दिया। फर्क इतना था कि बस पीएम का चेहरा बदल गया था। इस मौके पर राहत इंदौरी याद आते हैं। उन्होंने कहा था, नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक पुराना चल रहा है। खैर, 21 अप्रैल 1997 को जनता दल के ही इंद्र कुमार गुजराल ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। इसी समय एक और घटना हुई थी। दरअसल 27 जनवरी 1996 को पशुओं के चारा घोटाले के रूप में सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए की लूट सामने आई। आज के झारखंड के चाईबासा ट्रेजरी से इसके लिए गलत तरीके से 37.6 करोड़ रुपए निकाले गए थे। इस मामले में फंस गए थे बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव। अब चारा घोटाले के कारण संयुक्त मोर्चा के कई सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव से इस्तीफे की मांग की। इस पर लालू प्रसाद यादव ने जनता दल को ही छोड़ दिया और अपनी नई पार्टी बना ली। इस तरह लालू प्रसाद यादव ने जनता दल से अलग होकर 3 जुलाई 1997 को राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का गठन कर लिया। अब लालू प्रसाद यादव ने अपनी पार्टी बना ली, ये तो ठीक था, लेकिन जनता दल के 45 सांसदों में से 17 ने भी तो पार्टी छोड़ दी और चल दिए लालू प्रसाद यादव का समर्थन करने। अब जब इतने सांसद दूसरी पार्टी में चले गए तो नए नवेले पीएम इंद्र कुमार गुजराल की सरकार संकट में आ गई। लेकिन यहां लालू जी एक संकट मोचक की तरह आए और नई पार्टी आरजेडी ने संयुक्त मोर्चा को समर्थन देना जारी रखा।
इस तरह लालू जी ने गुजराल साहब की सरकार को तत्काल तो खतरे से बचा लिया, लेकिन यह दौर राजनीतिक रूप से टिकाऊ नहीं था। चल गया तो चांद तक, नहीं तो रात तक, वही वाला हाल हो रखा था। सरकार कब गिर जाए ये बड़े बड़े राजनीतिक पंडित नहीं जानते थे। वही हुआ जिस बात का डर था। गुजराल साहब ने भी 11 महीने के बाद इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा देना पड़ा? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा फिर से समर्थन वापस ले लिया गया। आपको भी लग रहा होगा कि कांग्रेस का मूड स्विंग कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन इसकी भी एक कहानी है जो कि रोचक है। दरअसल नवंबर 1997 में जस्टिस मिलाप चंद जैन आयोग की रिपोर्ट लीक हो गई। यह आयोग बनाया गया था राजीव गांधी की हत्या की जांच के लिए। अब मामला यह फंस रहा था कि इस रिपोर्ट ने राजीव गांधी की हत्या में डीएमके की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। खास तौर पर डीएमके नेता एम करुणानिधि का नाम कथित तौर पर लिया जा रहा था। अब डीएमके थी संयुक्त मोर्चे को सपोर्ट करने वाली पार्टी। जाहिर सी बात है कांग्रेस चाहेगी कि डीएमके के सदस्य सरकार से हट जाएं। कांग्रेस ने इसकी मांग की और गुजराल सरकार पर दबाव बनाया। गुजराल साहब नहीं माने। जब गुजराल साहब ने इनकार कर दिया तो सीताराम केसरी ने 28 नवंबर 1997 को सरकार से नाता तोड़ दिया। इस पर गुजराल साहब ने इस्तीफा दे दिया और लोकसभा फिर से भंग कर दी गई। अब देश खड़ा हो गया था फिर से एक मध्यावधि चुनाव के मुहाने पर। इस तरह इस दौर में देश के मैंगो पीपल ने सियासत का गजब खेला देखा और 16 मई 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक 4 प्रधानमंत्रियों को बनते बिगड़ते देखा। अब आगे क्या होगा? आगे भारत की राजनीति किस करवट बैठेगी, किसकी सरकार बनेगी और कैसे बनेगी, ये जानने के लिए आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए। नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।